नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश है। यहाँ का किसान विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी माना जाता है, जो अन्न पैदा कर सभी वर्गों की सेवा कर रहा है। मगर सबको भोजन खिलाने वाला किसान आज खेती बाड़ी के नवीन जानकारी के अभाव के कारण स्वयं भूखा रहता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, करेले की हमेशा बाजार में मांग बनी रहती है और इसलिए प्रदेश के बहुत से किसान पॉली हाउस में भी इसकी खेती करने लगे हैं और इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। अगर आप भी पॉली हाउस में करेले की खेती करना चाहते हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और पॉली हाउस में खेती करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भारद्वाज। भाइयों, आज हम एक ऐसी फसल के बारे में जानेंगे जिसको आप गर्मियों के दिनों में या बरसात के दिनों में बाहर यानी ओपन फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से उगाते हैं और उस फसल का नाम है करेला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि करेला एक ऐसी फसल है जो मधुमेह रोगी जो होते हैं उनको बताया जाता है कि वो करेले की अगर सब्जी खाते हैं तो उनको फ़ायदा मिलता है। तो एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर आप करेले को अगर पॉली हाउस में उगाते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा और ऑफ सीज़न में अच्छा प्राइस जो है, अच्छी कीमत जो है उस करेले की मिल सकती है। करेला की खेती लगभग किसी भी भूमि पर उगाया जा सकता है, लेकिन करेला उगाने के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। करेला की खेती के लिए ठाम एवं आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपने जो खेत की तैयारी करनी है, जो पॉली हाउस जो आपने लगाया है अपने खेतों में या अपने घरों के आसपास, तो उस पॉली हाउस में सबसे पहले क्यारी बनाई जाती है। जो क्यारी जो होती है उसको बनाने के विधि इस प्रकार है कि आपने जो क्यारी बनानी है वो ज़मीन से उठी हुई क्यारी बनानी है और उसकी चौड़ाई लगभग 80 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। आपका पॉली हाउस जो है वो जितना मर्जी लंबाई का हो, आप उतनी लंबाई के बेड बना सकते हैं यानी क्यारी बना सकते हैं, लेकिन चौड़ाई का हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर के ही होनी चाहिए और वो ज़मीन से उठा होना चाहिए। लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर वो ज़मीन से ऊंचा उठा होना चाहिए कि जो भी बेड आप बना रहे हैं उसके बीच में यानी दो क्यारियों के बीच की जो दूरी है वो अमूमन 50 से 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब बात आती है कि इसके अंदर जब हम बेड तैयार करते हैं तो बेड तैयार करते वक्त क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिलाएं। तो इसके अंदर हम खाद मिलाते हैं। सामान्यतः जो हम करेले की खेती करते हैं उसके अंदर 80-60-60 यानी 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश का इस्तेमाल करते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो आपको अपने खेत के हिसाब से या अपने पॉली हाउस के हिसाब से आपको खाद की मात्रा को उसी अनुपात में विभाजित करना है और उसको खेत बनाते यानी बेड बनाते, क्यारी बनाते वक्त ही अपने बेड के ऊपर डालना है। तो इसके लिए जो वैरायटीज़, जो प्रभेद हैं वो अभी तक रिकमेंडेड हैं। इसके अंदर पूसा रसदार है जो दिल्ली से विकसित एक वैरायटी है जिसको हम पॉली हाउस में लगा सकते हैं और इसके अलावा अन्य कई किस्म की वैरायटियां हैं जो आप लगा सकते हैं, जिसके अंदर CO1 है या नरेंद्र बारहमासी है या काशी की कई वैरायटी हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं और करेले की फसल को आप पॉली हाउस के अंदर उगा सकते हैं। कोई भी जब आप बीज लेते हैं तो बीज को आपको उपचारित पहले करना पड़ेगा। तो उपचारित करने के बाद ही अगर जो आप उसको प्रत्यारोपित करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा और इसके अंदर बीमारियों का प्रकोप भी कम हो जाएगा। बुआई से पहले बीजों को उपचारित अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे फसल को बीज जनित रोगों से बचाया जा सकता है। बीज उपचार हेतु कार्बेंजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम को उपचारित कर लें। तो बीज को, करेले का बीज को सामान्यतः हम
12 से लेकर 18 घंटे तक भिगाते हैं, पानी में भिगाते हैं और उसके बाद उसको छाया में सुखाकर तब उसको प्रो ट्रे या काली वाली पॉलीथीन जो आती है उसके अंदर उसको लगाते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो जमाव होता है, जो जर्मिनेशन होती है वो अच्छी होती है और आपका करेला जो है फूलकर एकदम से तैयार हो जाता है। सामान्यतः जो करेला है उसको तैयार होने में 1 महीने का समय लगता है अमूमन, तो 1 महीने के अंतराल के बाद आप उसको प्रत्यारोपित कर सकते हैं। जब भी करेले की फसल में जो आप बिचड़ा तैयार करे हैं उसके अंदर 2 से 4 पत्तियां आ जाएं, तो ऐसी अवस्था में आपको वो जो आपने क्यारी बनाई है उसके ऊपर उसको प्रत्यारोपित कर सकते हैं। खेत में पहले 45 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां 90 से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर बना लें। उसके बाद नालियों के दोनों तरफ बनी मेड़ों की ढाल पर पौधों की रोपाई करें। पौधों की रोपाई इस तरह करने से पौधों की सिंचाई सुचारू व सही ढंग से होती है कि आपको उसमें परागण करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पॉली हाउस चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, बंद होता है, तो उसके अंदर परागण हो नहीं पाता, जिसकी वजह से फ्रूट जो है वो बनता नहीं है। रोज़ सुबह के शाम जब फलन या पुष्पन होता है, पुष्पन के समय रोज़ आपको स्वपरागण करना पड़ेगा, यानी खुद जाकर आपको सेल्फिंग करनी पड़ेगी। रोज़ सुबह अगर जो 1 घंटे का समय भी आप देंगे तो आप स्वपरागण करके जो आपके फल हैं वो आपको पॉली हाउस के अंदर भी करेले के मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप अपने करेले की पॉली हाउस के अंदर खेती करेंगे तो आपको ऑफ सीज़न में, यानी ऐसे समय में जब बाहर करेले की फसल कहीं नहीं होती है, उस समय में आप अच्छे प्रकार से करेले की बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अच्छे करेले की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। एंथोरियम एक सजावटी फूल है जिसकी मांग बड़े बड़े शहरों में काफी तेजी से बढ़ रही है और इस मांग को देखते हुए किसान पॉली हाउस में इसकी खेती करने लगे हैं और इसकी खेती से अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। तो जो किसान इस लाभ को देखते हुए इसकी खेती करने जा रहे हैं, इनके लिए जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह। कि एंथोरियम की खेती कैसे की जा सकती है। ये एक बहुत ही लाभदायक फ्लावर है, जिसमें के कारण क्योंकि इसका जो कट फ्लावर है उसके साथ साथ इसका फोलिएज भी मार्केट में बिकता है। इसका एक पोट अगर हम बेचते हैं बिना सीड के तो 200 से 300 रुपये प्रति पोट के हिसाब से मार्केट में मिलता है, जो कि सजावट के घर में सजावट के काम, इंडोर प्लांट के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके कट फ्लावर हैं जो मार्केट में 15 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति कट फ्लावर के हिसाब से मार्केट में बिकता है। तो हम ये तो बात हो गई हमारे लाभ की। अब बात करते हैं इसमें इसकी खेती कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हमारे रीजन के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे कौन सी वैरायटी सबसे अच्छा करती है। तो हमने यहाँ 5-10 वैरायटी का निरीक्षण करके देखा तो पाया कि जो जेविया वैरायटी है वो हमारे बिहार के लिए बहुत ही सूटेबल है और उसको अच्छे से किया जा सकता है। एंथोरियम फूल से अधिक लाभ मिले, इसके लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों के अनुसार फूलों की प्रजातियां मिलती हैं, जैसे लाल रंग की किस्में टेम्पटेशन, मैरिसस रेड, एविटा सफेद रंग की किस्में एंजल, मोरिसस सफेद का प्रयोग कर सकते हैं। और भी रंग की किस्में होती हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों की विभिन्न किस्मों का चयन करना सही रहता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न रंगों की फूलों की मांग होती है। इसके पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था से ही खरीदना चाहिए। तो इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है क्लाइमेट का ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो तापमान है इसको 28 डिग्री से ज़्यादा तापमान इसके लिए असहनीय होता है। इसके अतिरिक्त इसके लिए ह्यूमिडिटी जो 65% से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको इसको लगाना ज़रूरी है कि हम पॉली हाउस के अंदर जो नेट हाउस होता है, ऊपर टॉप उसका पॉलीथीन से कवर हो और साइड में जो है 75% नेट शेड हो, उसी के अंदर हम इसको लगा सकते हैं, जिसमें फोगर वगैरह लगे हों ताकि हम ह्यूमिडिटी उसमें मेंटेन कर सकें। और इसको लगाने के लिए सबसे उत्तम समय आप कभी भी लगा सकते हैं, परंतु अधिक गर्मी और सर्दी को छोड़कर आप इसको पूरे साल भर कभी भी अंदर में लगाया जा सकता है। इसको
फिर बात करते हैं इसके कल्टीवेशन की। तो कल्टीवेशन तो इसके लिए सबसे पहले मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि इसको ज़मीन में नहीं किया जा सकता। इसके लिए सोयल लेस मीडिया की ज़रूरत होती है, जिसमें हम आप राइस हस्क ले सकते हैं, कोको हस्क ले सकते हैं, ब्रिक्स पीसे जो टुकड़े होते हैं ईंटों के वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो कोयला होता है वुडन चारकोल, उसका उपयोग करते हैं। इनको मिक्स करके इसकी बेड तैयार की जाती है और उसके अंदर इसका प्लांटिंग किया जा सकता है। किसान भाइयों, एंथोरियम फूल की खेती के लिए सबसे जरूरी होता है इसे उगाने वाला मीडिया तैयार करना। मीडिया तैयार करने के लिए कोकोपीट, सड़ी हुई पत्तियां, बालू मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, घास और पुआल आदि की जरूरत होती है। इन अवयवों क्यारियों में डालकर हल्की सिंचाई करते हैं और कुछ दिन तक इन्हें सड़ने देते हैं। इसके बाद तैयार पौधों या सर्कस की रोपाई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। एक क्यारी में पौधों को 2 से 3 कतारों में लगाते हैं। इसके उपरांत हमको ध्यान देना होता है इसका न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के लिए इसमें ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमने यहाँ पे पाया है वो सबसे अच्छा है 4 ग्राम प्रति लीटर NPK जो वाटर सोल्यूबल आता है, वो हम इसको यूज कर सकते हैं। वाटर सोल्यूबल को हमको वीक में 2 बार स्प्रे करना होता है लीफ पर। इसके अतिरिक्त कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट आधा ग्राम प्रति लीटर 15 दिन के अंतराल पर इसमें स्प्रे किया जाता है। इसके अतिरिक्त माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसका भी स्प्रे करना जरूरी है, जो कि 15 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। एंथोरियम फूल की फसल बहुवर्षीय फसल होती है, इसलिए फसल से सही पुष्प उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर कुछ खास प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है फसलों की कटाई छटाई। प्रत्येक पौधों पर केवल 6 से 8 पत्तियां ही रखना चाहिए। शेष पुरानी पत्तियों और रोग ग्रसित पत्तियों की कटाई कर देनी चाहिए। इससे फूलों की बढ़वार अच्छी होती है। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 4 से 5 पत्ती ही एक पौधे पर मेंटेन रखनी है। तो जैसे जैसे पौधा बढ़ता है तो हमको पुरानी पत्ती को प्रूनिंग कर देते हैं, लीफ को हटाते चलते हैं और हमेशा पौधे पर 4 से 5 पत्तियां ही मेंटेन करके रखते हैं। फसल में आमतौर पर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसलों पर छिड़काव करें। फिर बात करते हैं इसके फूल देने की। तो हमको पौधे लगाने के बाद 6 से 8 महीने तक उसमें फूल लेने की आवश्यकता फूल नहीं आती। इसके बाद ही इसमें फूल आना स्टार्ट होता है, जो कि एक बार लगाने के बाद 5 से 6 साल तक इसका कॉमर्शियल लाइफ होता है। एक बार लगाने के बाद लगाते रख सकते हैं और साइड से कट फ्लावर के अलावा जो सूट्स निकलते हैं उसका हम तैयार करके पौधे भी बाजार में बेच सकते हैं, जिसकी कीमत मैंने आपको बताया कि 80 रुपये से 150 रुपये अगर छोटी साइज़ का देते हैं और बड़ा पोट में देते हैं तो 200 से 300 रुपये प्रति के हिसाब से मार्केट में बिकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आंवला औषधि गुणों से भरपूर फल है और इसलिए प्रदेश के बहुत से किसान आंवले की बागवानी करते हैं। इन बागों से आने वाले समय में गुणवत्ता युक्त अधिक फलन की प्राप्ति हो, इसके लिए अभी कुछ प्रबंधन को करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि फलों में तो प्रमुख रूप से जो हमारा आंवला है, ये एक बहुत ही उत्कृष्ट हमारा फल है, जो कि कई प्रकार की चीज़ों में उपयोग किया जाता है। और आंवले के जो बगीचे हैं इस वक्त पुष्पन की अवस्था है और ऐसे समय में कुछ खास बातों का अगर आप ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आंवले का अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। आपने देखा होगा कि इस समय बहुत ज़्यादा खरपतवार आपके बगीचे में दिखाई देंगे, तो इन जो खरपतवार हैं इनको अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कराएँ और साफ़ सफाई कराने के बाद इनको कहीं एक अलग स्थान पर रखें, नहीं तो इन स्थानों पे विभिन्न प्रकार के कीट व्याधियों का घर बन जाता है या वो वहाँ पे पलते हैं और उसके कारण ही समस्या आती है। इस प्रकार से किसान भाई अगर इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपके बगीचे में साफ़ सफाई होने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि जब भी आप साफ़ सफाई करें इसके बाद में अच्छी तरीके से बगीचे में थाले बनाएं पौधों के आसपास। तो थाला हमेशा दोपहर के समय जब 12 बजे सूरज सीधा पड़ता है तो पौधे के ऊपर जब सीधा पड़े और चारों तरफ जितनी जगह पे छाया पड़ती है उस स्थान पे घेरा बनाकर उस स्थान पे निदाई गुड़ाई करें और उस जगह पे थाला बनाएं।
किसान भाइयों, आंवला के बाग को गोलमेज कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इसकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। कई बार देखा गया है कि जो हमारे जो बगीचे हैं इनमें गालमिच एक प्रमुख रूप से समस्या होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो तने हैं उनमें या जो हमारी शाखाएं हैं उनमें एक गालमिच का हम कह सकते हैं प्रोण है, वो छेद करके वहाँ पे अंडा दे देता है और उसका मैगट फिर उसके तने के अंदर एक गठान जैसा बना देता है और पूरी शाखा जो है वो मोटी सी हो जाती है, उस जगह से फूल सी जाती है और फूलने के बाद में उस जगह से जो पोषक तत्व हैं उनका आदान प्रदान कम हो जाता है। साथ ही साथ फल भी कम आते हैं, फूल कम आते हैं और कई बार तो ये देखा गया है कि पूरी शाखा ही सूख जाती है और जब फल आते हैं तो फल ज़्यादा हो जाने के कारण कई बार वो शाखा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण टूट जाती है। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी समस्या है गालमिच की, जिसकी रोकथाम करना हमें आवश्यक है और इस प्रकार की अगर आपको समस्या दिखती है तो उन शाखाओं में आप जो उपाय है उस उपाय में प्रमुख रूप से जो दवा है मोनोक्रोटोफास, उसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उस स्थान पे जहाँ पे ये समस्या दिखाई दे रही वहाँ पे आप इंजेक्शन के माध्यम से वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं या अंदर डाल सकते हैं जहाँ पे छेद किया हुआ है। और गांठ वाला जो स्थान है उनको अगर आप कटिंग कर दें और उनको वहाँ से हटा दें तो निश्चित रूप से ये समस्या से आप निजात मिलेगा और पौधों को भी इससे समस्या नहीं आएगी और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आंवला के बाग को छाल भक्षक कीट द्वारा भी अधिक हानि होती है, इसलिए आप इस कीट का समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार आप बगीचों में घूमेंगे तो आपके जो वृक्ष हैं उनके तनों में, शाखाओं में कई बार जालियां सी दिखाई देती हैं और ये जालियां कुछ नहीं, एक एंडरबिला एक प्रमुख रूप से कीट होता है और ये कीट अपना जो अवशिष्ट है वो निकालता है और वो जालियों के रूप में पूरी तने में या उसकी जो शाखाओं में उसमें लटका हुआ दिखाई देता है। तो आपको ये जालियों को हटाना है और हटाने के बाद आप देखेंगे कि किसी प्रकार का एक छिद्र दिखाई देगा। ये छिद्र तने के अंदर विभिन्न प्रकार के समस्या पैदा करता है, कई बार पूरा शाखा ही सूख जाती है, भोजन का आना जाना रुक जाता है और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। तो हमें चाहिए कि इस छेद को जब आपने देख लिया कि कहीं पे जाली के नीचे कहीं छेद है तो आप क्लोरोपाइरीफास जो दवा है उसको इंजेक्शन के माध्यम से इस छेद में अंदर डाल दें। इसके अलावा सामान्य सी एक तकनीक है, जैसे कि मिट्टी का तेल उपलब्ध होता है, तो मिट्टी का तेल एक रुई के फोए में डालकर और उस छेद में किसी तार के माध्यम से अंदर डाल देवें और डालने के बाद गीली मिट्टी से उस छेद को अच्छी तरीके से बंद कर देवें। इससे भी आपके एंडरबिला की जो समस्या है वो हमारे फल वृक्षों में नहीं आती और इस समस्या से निजात मिल जाती है। आंवला के बाग में मीलीबग कीट का आक्रमण भी होता है, तो इस कीट की पहचान क्या है और इसका नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। इस वक्त पुष्पन की अवस्था है किसान भाई, और आंवले के जो बगीचे हैं उसमें प्रमुख रूप से देखा गया है कि कई बार मिलीबग इसकी बहुतायत में समस्या देखी जाती है और ये पौध में जो पत्तियां होती हैं इनको चूसने का काम करते हैं और इसके कारण ही कई बार बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो हमें चाहिए कि प्रारंभिक स्तर पे ही हम इनको रोकथाम करें। इसके लिए आप इमेडाक्लोप्रिड जो दवा है उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप वृक्ष में छिड़काव कर देते हैं तो मिलीबग जो है उसकी समस्या नहीं आएगी, वो ऊपर नहीं चढ़ेंगे। सिंपल सा जो ग्रीस होता है उसकी 1 लाइन तने के आसपास लगा दें तो ये जो मिलीबग की जो समस्या है ये नीचे से ऊपर जब झाड़ में नहीं चढ़ पाएंगे, आपके वृक्षों में नहीं चढ़ पाएंगे और ये समस्या नहीं आएगी। तो निश्चित रूप से ये जो समस्या कीटों की है ये नहीं आएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हरपुर, जिला मधुबनी के कमलेश पाठक ने। आपने लोबिया की उन्नत बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कि लोबिया जो बोड़ा है वो गर्मी से बरसात दोनों मौसम में इसको लगाया जा सकता है और लगभग जब रात का तापमान 20 डिग्री हो जाता है तो इस फसल को बोने का सही समय है। इसमें जो प्रमुख किस्में हैं वो पूसा कोमल है और काशी गरिमा करके है, एक है आपको जो कल्याणपुर बारहमासी करके है। तो इस टाइप से जो किस्में हैं जो किसान भाई को मिलता है वो उनको लगा सकते हैं। साधारणतया 12 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है।
बीज की मात्रा प्रजाति और मौसम पर निर्भर करती है। बुआई से पहले बीज को फफूंदनाशक दवा थीरम 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके बाद राइजोबियम नामक जीवाणु से उपचार कर लेना चाहिए। और फिर बीज को चूंकि भिगो दें रात में, इसके बाद उसको सुबह बोएंगे। साथ साथ बीज को राइजोबियम कल्चर मिलता है, उसको उपचारित करके लगाने से इस फसल में विशेष फायदा होता है। खेत की तैयारी एक बार जरूर मिट्टी गहरे उससे करेंगे, मोड़ प्लाऊ हो चाहे डिस्क है वो हो। उस खाद और जो मिलाना है खाद करके जितनी भी हमारी सब्जी वाली फसलें हैं वो कंपोस्ट को बड़ा रिस्पांस करती हैं, क्योंकि उसका 2 फायदा होता है। मिट्टी की संरचना ठीक रहती है और पानी खेत में टिकता है मॉइस्चर, जिससे पौधे की बढ़वार सामान्यतः अच्छी होती है। लोबिया एक दलहनी फसल है, इसलिए यूरिया की 44 किलोग्राम, डीपीए 60 किलोग्राम और पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में अंतिम जुलाई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए और 20 किलोग्राम यूरिया की मात्रा फसल में फूल आने पर प्रयोग करना चाहिए। तो उसको करीब 150 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से खेत में बराबर फैला करके पहले जुताई करनी चाहिए। इसके बाद कल्टीवेटर चला के उनको खेत को क्यारी और नालियों में बांट करके फिर, चूँकि हम इसको जो लगाते हैं वो गर्मी वाली फसल को 45 बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पे करते हैं। 2 लाइनों के जो बीज दूरी होते 45 और 2 पौधों के बीच में 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।